अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं मेरा बेटा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का फुल लेंथ पेपर है वेव्स के बारे में। ऐसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो भैया हम तकरीबन हर पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं। और अभी आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करें, अगेन मैं वही मेरा बेटा बता दूं कि जो आप लोगों को वर्कशीट दी गई वो वर्कशीट को दोबारा से अच्छे से जरूर देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट आज करेंगे डिस्कस, इनसे रेलिवेंट ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं कि आपका आज का पेपर भी कुछ आसान पेपर नहीं होगा। मैंने लास्टली आप लोगों से ये कहा था कि जी पेपर आसान नहीं होगा तो डेफिनेटली मुश्किल आएगा। आज का पेपर भी मुश्किल आएगा और उसके बाद मेरा बेटा इसका जो सोल्यूशन और जो आंसर कीज होंगी वो मेरा बेटा मैं शाम तक अपलोड तो कर ही दूंगा। बट मेक श्योर मेरे बच्चे कि आप लोगों ने जो तैयारी है, वो जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, उनको मेरा बेटा अच्छे से देख लेना। और रही बात जो आप लोगों की सजेशन थी कि जी मेथोडोलॉजी 4 से 5 लोगों ने कहा हुआ था, वो मेरा बेटा मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी अब अडॉप्ट की जाए आप लोगों के लिए कि आप लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। जितना मेरे लिए मेरे से पॉसिबल था बेहतर कर सकूं, नोट्स बनाकर विद वर्कशीट एक ही दिन में सारी अपलोड कर देना, वो मैंने कर लिया है। इसके अलावा जनाब अगर आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस है ऐसा टीचिंग का तो मेरी जान वो जरूर शेयर कीजिएगा। इनको लाइव तो कर दें। तो मेरा बेटा सबसे पहले स्टेशनरी वेव, इससे पहले हम लोग मेरा बेटा बीट्स और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमें बात करनी मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स की। when two identical waves of same frequency are superimposed when traveling in the opposite direction। हमने इसकी यही कंडीशन पढ़ी थी मेरा बेटा कि आपके पास दो वेव्स जब इस तरह सुपर इम्पोज करती हैं, कौन सी दो वेव्स जो कि आइडेंटिकल मीन के दोनों सेम टाइप्स की वेव हैं, फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन ट्रेवलिंग डायरेक्शन उनकी मेरा बेटा ऑपोजिट हो। ये सिर्फ दो छोटे से पॉइंट्स आप लोगों के रह गए थे चैप्टर के बारे में, फिर इससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सो हमारे पास इसे स्टेशनरी वेव्स का नाम दे दिया गया। अब इन स्टेशनरी वेव्स को हम दो जगहों पे दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक मेरा बेटा स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर और दूसरा हम बात करते हैं एयर कॉलम की। स्ट्रेच स्ट्रिंग और दूसरा हम पाइप या एयर कॉलम्स की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रिंग खिंची हुई रस्सी दो फिक्स एंड से, ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास यहां पे दो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है नोड्स का और इन्हें नाम देते हैं मेरा बेटा, ये भी हमारे पास क्या आ गया नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। नोड पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है। मेन पोजीशन पे आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मेरा बेटा जीरो होता है। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं मेरा बेटा, उसको उसके एंड्स को फिक्स किया जाता है। फिक्स्ड एंड्स कहां से मेरा बेटा, नोड पे उसके एंड्स को फिक्स किया गया है। मैं तब से मैं कहूं बच्चों के कमेंट सामने, बच्चे कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, कोई प्रिंसिपल को कॉल करो यार। और बच्चे कह रहे हैं सर नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। अपना पेज रिफ्रेश करना यार एक दफा, जो वीडियो का कोई इशू चल रहा था और इन लोगों ने ये क्या देने। जी मेरी जान अपना पेज एक दफा रिफ्रेश कीजिएगा प्लीज। जी मेरी जान अब आप लोगों की वीडियो चल चुकी है, आप लोगों की क्या हमारी वीडियो चल चुकी है। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा मैं बात करना चाह रहा था स्टेशनरी वेव्स की। सर मेरी क्लास शो नहीं हो रही, मेरा बेटा मुझे बता दें किस किस की क्लास शो हो रही है। जी जी मेरा बेटा मैं टॉपिक क्या पूरे का पूरा शुरू से सारी कहानी रिपीट करूंगा। अगेन मेरा बेटा आप लोग सिर्फ मुझे इतना कंफर्म कर दे कि मेरी जान अब आप लोगों तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है।
प्लीज इस चीज को मुझे श्योर कर दें, फिर उसके बाद मैं चलता हूं। मेरा बेटा आप सबकी वीडियो अब चल रही है, आपके सामने सब कुछ, आवाज वगैरह किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है। मेरा बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें, एक दफा पेज रिफ्रेश करें, पेज रिफ्रेश करें। आप भी जरा कमेंट में लिख दो। ओके मेरा बेटा, अब प्लीज मेरे बेटे मैं दोबारा से आप लोगों को ये चीज बता दूं कि आज आपका FNP है केमिस्ट्री 10, अगर दो ले ले। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की बात कर रहे थे, दो वेव्स जिनको सुपर इम्पोज किया जाए, दो आइडेंटिकल वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। इसके दो केसेस को डिस्कस करेंगे, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड सेकंड वन हमारे पास एयर कॉलम। स्ट्रेच मतलब खिंची हुई रस्सी दो पॉइंट्स पे, बिल्कुल, और वो दो पॉइंट्स जिसमें रस्सी को आपने फिक्स किया हुआ है उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं नोड्स का, और नोड पे आपका जो एम्पलीट्यूड होता है मेरी जान वो 0 होता है। एम्पलीट्यूड हमारे पास मेरा बेटा नोड्स पे क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। और यहां पे जो मेरा बेटा फोर्स कैलकुलेट की जाती है स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर वो हमारे पास होती है V इज इक्वल टू F/m। हमारी जो F फोर्स है ये टेंशन को एक्चुअली शो कर रही है, और टेंशन के लिए यूनिट आपके पास मेरा बेटा यूनिट होता है। और यहां पे जो मैस लिखा हुआ है ये मैस पर यूनिट लेंथ है, मैस पर यूनिट लेंथ एक्चुअली, तो इसलिए इसका यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स आएगा। यहां पे जो आपके पास मेरा बेटा, जी मेरा बेटा, हाँ आप लोगों की कल सजेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कहा सर इतना पढ़ा भी, और यार की मैं पढ़ाया मेरा पुत्र स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन दसी है, उसका बताया कि स्ट्रेच करने हैं दो पॉइंट्स पे जिसको नोड कहते हैं। नोड यहां से इन दो पॉइंट्स को, जहां पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा, फिक्स्ड एंड पे जहां पे आपने इसको फिक्स किया उनके नोड कहें वो बिल्कुल मेन पोजीशन पे, इसलिए मैंने कहा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा पुत्र, 0 होगा। उसके अलावा हमने ये बात की कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करने का या V का जो फॉर्मूला है वो F/m है। F इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग and m is the mass per unit length, m is the mass per unit length। अच्छा मेरा बेटा, उसके बाद एयर कॉलम्स की बात करते हैं। एयर कॉलम्स में भी आप लोगों ने मेरा बेटा याद रखना है, हमारे पास जहां पे ये एंड क्लोज आपको मिल रहा होगा, ये क्लोज एंड है, वहां पे नोड होंगे, और जहां पे ओपन होगा वहां पे मेरा बेटा एंटी नोड होगा। सो ओपन एंड की बात करते हैं। एयर कॉलम हमारे पास दो तरह से आते हैं, पाइप जो दोनों सिरों से ओपन है, जैसे कि इसकी बात कर दी मेरा बेटा। सो उसके बाद हमने कहा ओपन एट बोथ एंड्स, जी मेरा बेटा मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं, इन्ने जोश नाल पढ़ा रहा से बातें पता चले थोड़ी वीडियो नहीं चलती थी। ओपन एट बोथ एंड्स, उसके बाद हमारे पास आ गया मेरा बेटा क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड, एक एंड को हम क्लोज कर देते हैं और एक ओपन कर देते हैं। ये जनाब आ गया क्लोज एट वन एंड। इस तरह की डायग्राम आपने अपनी बुक में देखी होगी। आपने जो पॉइंट याद रखना है कि जहां पे मेरा बेटा आपके पास ओपन एंड आ रहे हैं वहां पे हमेशा एंटी नोड होगा। ओपन एंड आ रहे होंगे मेरा बेटा, वहां पे हमेशा एंटी नोड होगा। ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड, क्लोज एंड पे ऑलवेज नोड। नोड पे आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है, जबकि एंटी नोड पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। उसके बाद मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग में सबसे पहले हम उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करते हैं। ये यहां तक मेरा बेटा क्लियर है? जबीन रिपीट कर दे, क्लोज एंड पर नोड एंड ओपन एंड पर हमारे पास एंटी नोड होता है। स्टेशनरी वेव की बात कर रहे थे, दो केसेस हैं, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड द एयर कॉलम। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है?
ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड, क्लोज एंड ऑलवेज नोड। V का फॉर्मूला F ओवर M, फोर्स मतलब इसके अंदर टेंशन होगी। मैस की बात करें तो मैस पर यूनिट लेंथ होता है अफीरा। नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, जबकि एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जी मेरे बेटे, अगर आप इजाजत दें, इजाजत फरमाएं, दे नहीं, इजाजत फरमाएं तो मैं आगे चलूं। कॉर्नर में ना बेटा इसकी स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ है V इज इक्वल टू F ओवर M, फोर्स पर मैस यूनिट लेंथ। सो फोर्स हमारे पास टेंशन है एंड M इज मैस पर यूनिट लेंथ। अब हमें ये देखने के नंबर ऑफ हार्मोनिक्स का फॉर्मूला क्या आता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जी बेटा ऐसे ही स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर किसी ने जो नोट्स अपलोड किए हुए हैं ना, अगर वो पढ़े हुए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसको वो ना कर सके। स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम एक लेंथ L की स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिसकी लेंथ हमारे पास L है। स्ट्रेच किया। एक चीज मेरा बेटा याद रखना, यहां पे हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक में एक हार्मोनिक्स, दूसरे का दूसरा हार्मोनिक्स। सबसे पहले इफ वी प्लग फ्रॉम L बाय 2, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, प्लग फ्रॉम L बाय 2, मतलब मैंने इस लेंथ के हाफ से जाके उसको प्लग किया, ऊपर उठाया। सो ओनली वन हार्मोनिक आपके पास इस तरह बनेगा, एक हार्मोनिक, एक ये चीज, इसे सिंगल हार्मोनिक का नाम दिया जाता है। एक लूप एक हार्मोनिक इक्वल, एक लूप एक हार्मोनिक, एक लूप एक हार्मोनिक होती है। इस पॉइंट को देखिएगा, इफ यू प्लग फ्रॉम L बाय 2, ओनली वन हार्मोनिक is produced, only one harmonic is produced, only one harmonic is produced। अब मेरा बेटा लेंथ हमारे पास L बाय 2 थी, जहां से आपने इसको पिक किया। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है कि हार्मोनिक नंबर का शॉर्टकट क्या होगा, कि कितने हार्मोनिक किस लेंथ से जाके इसको प्लग किया जाए तो कितने हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे। इसका मेरा बेटा आपके पास सबसे आसान शॉर्टकट ये है कि यहां पे मेरा बेटा जो नंबर आ रहा होगा, जैसे कि अगर इसको मैं 1/2 कंसिडर कर लूं, जो भी नंबर आ रहा होगा, जैसे कि 2 है, इसको आप मजीद 2 पे डिवाइड कर दें। डिवीजन में जो नंबर आ रहा होगा, जैसे कि ये वाला नंबर 2 है, इसको मजीद 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 1 के इक्वल आएगा, जो कि नंबर ऑफ हार्मोनिक के इक्वल आएगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको हार्मोनिक, नंबर ऑफ हार्मोनिक के लिए, कि अगर मेरा बेटा आप नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने इस लेंथ से जाके इसको प्लग किया, इस लेंथ को ऊपर जाके L बाय 2 से प्लग किया। जैसे ही आप L बाय 2 से इसको प्लग करते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हुए। तो उसके लिए मेरा बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जितने हिस्सों पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि 2, उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आ जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में मैं अगेन ये क्या करूंगा कि मेरे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ L है। अगर मैं इसको L बाय 4 से प्लग करता हूं, L बाय 4 लेंथ के 4th हिस्से से, तो मेरे पास मेरा बेटा 2 लूप्स बन रही होंगी, 2 हार्मोनिक्स आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे हमने यहां पे क्या करना है, क्या किया, लेंथ L बाय 4 थी, नंबर ऑफ हार्मोनिक के लिए 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 2, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ harmonics, which is equal to number of harmonics, which is equal to number of harmonics।
तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि लेंथ को जितने हिस्सों में डिवाइड किया, तकसीम किया, उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मेरा बेटा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आ जाएंगे। तो यहां तक मेरा बेटा कोई इश्यू, मसला, परेशानी है तो बता दें। उसके अलावा मेरा बेटा यहां पे अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दूं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट 3 है। इन पॉइंट्स को जो कि 1 और 3 थे, इनको हमने नोड्स का नाम दिया था और कहा था कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है और इन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम भी दिया जाता है। इन नोड्स को जहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, इनको मेरा बेटा नोड्स का नाम भी दिया जाता है। यहां पे इसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? नोड्स का नाम भी देते हैं। और एम्पलीट्यूड 0 इन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। अब मेरा बेटा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मैं अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा इन जनरल वेव का फॉर्मूला होता है। और F कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, तो F कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, मैं इसको जरा रेस कर रहा हूं ताकि मजीद कंफ्यूजन ना हो आपको। अब इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड लैम्डा F कैलकुलेट करना हो सो V ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू F। अब हमें यहां पे देखना है कि हमारी वेवलेंथ किसके इक्वल आ रही है। हमारी वेवलेंथ यहां पे किसके इक्वल आ रही है? आप खुद देखो, ये कंप्लीट वेव नहीं है, ये एक कंप्लीट वेव का हाफ है, बल्कि लैम्डा बाय 2 है। ये जो लेंथ आ रही है कंप्लीट वेव कब होती? यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव है, लेकिन हमारे पास हाफ वेव आ रही है, तो मैं ये लेंथ कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 के इक्वल है। जब मैं यहां पे लैम्डा बाय 2 पुट करता हूं या लैम्डा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना चाहूं, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 2L इज इक्वल टू लैम्डा। अगर ये दो लेंथ मिलेगी तब जाके एक कंप्लीट वेवलेंथ होगी। तो यहां पे सिंपली F की जगह पे आ जाएगा V ओवर 2L। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 is equal to V over 2 lambda. As the number of harmonics increase, जैसे जैसे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीज होंगे, वेवलेंथ विल डिक्रीजेस। वेवलेंथ क्या होती जाएगी मेरा बेटा? कम होती जाएगी। वेवलेंथ क्या होती जाएगी? डिवाइड होती जाएगी ना मजीद हिस्सों में, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होती जाएगी मेरा बेटा? डिवाइड होती जाएगी। अगर आप लोगों ने यही रिलेशनशिप इसके लिए ड्राइव करना हो, तो सबसे पहले तो हमारे पास वही फॉर्मूला, लेंथ किसके इक्वल आएगी? अब लेंथ जनाब आपके पास ये 1L थी, ये 2L आ रहा है, तो लेंथ आपके पास मेरा बेटा वो कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल आएगी लैम्डा के इक्वल। पहले लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ रही थी, अब किसके इक्वल आ रही है मेरा बेटा? लैम्डा के ऊपर, पूरी वेव के इक्वल आ रही है। तो इसकी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे जनाब, तो F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, और ये आ जाएगी मेरा जनाब आपके पास V ओवर L के इक्वल, V ओवर L के इक्वल। इसी तरह मेरा बेटा यहां पे सिंपली फ्रीक्वेंसीज आपने कैलकुलेट करनी होगी। इसको हमने F1 का नाम दे दिया, इसको भी F1 कह देते हैं। तो इसी तरह F2, F3, F1 विल बी इक्वल टू N F1, Fn इज इक्वल टू N F1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बेटा देखो, ये V वाला जो फैक्टर आ रहा है आपके पास, वो सब में कॉमन आ रहा है। मैं अगर F2 की बात करूं, इसको F2 का नाम दे दूं मेरा बेटा, इसको जैसे F1 पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को F1 का V ओवर 2L और दूसरे को F2 कह लें, तो F2 N की जगह पे 2 रखें, 2F, तो हमारे पास ये आ रहा है V ओवर L के इक्वल। तो मेरा बेटा यहां पे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास V ओवर L हर एक में कॉमन आएगा, इसलिए हमने इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। मेरा बेटा मैंने ये पॉइंट यहां से दोबारा से इसको रेस करके बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इन जनरल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया या कैसे लिख दिया कि Fn इज इक्वल टू NF1 के इक्वल होगा। हमारे पास मेरा बेटा F1 आ रहा था V ओवर 2L के इक्वल। इसको मेरा बेटा मैं लिख सकता हूं 1/2 अलहदा से, और V ओवर L देखें किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा? इसको आप F2 कहते हैं, इसको लिखा जा सकता है, देखो V ओवर L अलहदा से लिख दिया,
और V ओवर L किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, F2 के इक्वल। इन जनरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूले की बात कर रहा हूं, इन जनरल फंडामेंटल फार्मूले की बात कर रहा हूं। तो मेरा बेटा ये बन रहा है F2 डिवाइडेड बाय 2। क्या बन रहा है मेरे बेटे, F2 डिवाइडेड बाय 2। इधर आ रहा है F1। अब 2 इधर आके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई F2 विल इक्वल टू 2F1। F2 इज इक्वल टू 2F1 हो गया मेरा बेटा। नहीं मैं बता रहा हूं ना, अभी आ गई थी। तो क्लियर है मेरा पुत्र यहां तक। इस लिहाज से मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिखा था F2, मतलब n की जगह पे 2 रखो, यहां पे 2 आएगा और F1 साथ आ जाएगा। तो ये इस लिहाज से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, Fn इज इक्वल टू NF1। यहां तक मेरा बेटा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अब क्वेश्चन कुछ लोग ये करते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप आपने कैसे कह दिया कि वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। तो यहां जरा गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। हम ये कहते हैं कि इसकी जो स्पीड का फॉर्मूला है मेरा बेटा, वो आपके पास यहां पे सिंपली हम लोग कहते हैं वेवलेंथ का होता है v इक्वल एफ लैम्डा, एक फॉर्मूला ये। एक हमने यहां पे पढ़ा f ओवर m, ये चीज पढ़ी मेरा बेटा। अब f हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा हमारे पास m कांस्टेंट है। ये दोनों को हम यहां पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। सर डोंट माइंड टुडे यू लुक एंग्री, और नहीं मेरा पुत्र एंग्री लग रहा, मतलब प्यारा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं मेरा बेटा मैं बिल्कुल एंग्री शंग्री नहीं हूँ, क्यों एंग्री होना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरा बेटा। उसके बाद मेरे बच्चे हम बात करते हैं, जब हम f को या v को कांस्टेंट मान लें तो बड़े अच्छे से हमने पढ़ा बेटा बेटा f और लैम्डा के दरमियान फिर इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स या नंबर ऑफ वेव्स जहां पे ज्यादा हो, प्रीटी ऑब्वियस है, वहां पे फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा आपके पास क्या होगी, कम होगी। उसके बाद मेरा बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड की बात करो, एक नोड से दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस होता है मेरा बेटा वो लैम्डा बाय 2 है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स, वो भी मेरा बेटा हमारे पास होता है लैम्डा बाय 2। और नोड और एंटी नोड में ये चीज याद रखना, टू कंसेक्टिव नोड के दरमियान अगर डिस्टेंस देखो तो वो लैम्डा बाय 2 है, यहां से यहां तक। एंटी नोड का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 है। नोड के लिए एन लिख रहा हूं और एंटी नोड के लिए मेरा बेटा, ये बच्चे मार्कर जरा चेंज करवाइए, लैम्डा बाय 2। बट नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है मेरा बेटा वो लैम्डा बाय 4 है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास यहां पे जो ओपन एट बोथ एंड्स आ रहा होता है, सो हैव सेम रिलेशन एज फॉर एज स्ट्रेस स्ट्रिंग, इसके रिलेशन भी बिल्कुल सेम आते हैं जैसे हमारे पास रिलेशनशिप मेरा बेटा आ रहे थे। जब ओपन किया जाता है बोथ एंड से ओपन हो तो मेरा बेटा वहां पे एंटी नोड्स होते हैं। अगर हम उसको उलट देख लें तो दोनों केसेस में वहां पे नोड होगा। तो याद रखिएगा ओपन एंड बोथ एंड्स में वही सेम केस जो कि मेरा बेटा हमारे पास आ रहे थे स्ट्रेस स्ट्रिंग में। तो इसके लिए शॉर्ट से पॉइंट लिख लें जी, लैम्डा बाय 4। इसको मेरा मैं रेस करने जा रहा हूं भैया, ये सिर्फ स्टेशन स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला गौर से जोर से पढ़ना था, बाकी पॉइंट्स दोनों के बिल्कुल सेम है। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, नाउ इन एयर कॉलम्स,
इसको हम नोड कहते हैं, एंटी नोड ओपन वाला, और जहां पे क्लोज हो वहां पे हम इसको नोड का नाम देते हैं। सो हमारे पास मेरा बेटा अगेन वही चीज कि अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे F1, वो भी हमारे पास V/2L के इक्वल आ रही होगी मेरे बच्चे, और हम सिंपली लिख लेंगे कि जो रिलेशनशिप स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए थे वही इसके लिए थे, Fn विल बी इक्वल टू NF1, Fn इज इक्वल टू NF1। और उसके अलावा मतलब फॉर बोथ स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड ओपन एयर कॉलम, फॉर बोथ स्ट्रेस स्ट्रिंग, हम कुछ लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पे तो मेरा बेटा दोनों पे नोड आ रहे थे और यहाँ पे दरमियान में एंटी नोड, वहां पे सेम चीज थी। एक चीज आप लोगों ने विजुलाइज करनी है कि स्ट्रेस स्ट्रिंग में दो एंड पे क्या मौजूद है मेरा बेटा, नोड मौजूद है। यहां पे दोनों एंड पे क्या मौजूद है, एंटी नोड मौजूद है। अगर मैं उसको उल्टा के देख लूं, उलट करके उसका इमेजिनेशन में लेके आऊं, तो मेरा बेटा दोनों एंड पे मेरे पास नोड के दरमियान में एंटी नोड आ जाएगा। तो जब इसकी लेंथ देखूं L/2, मतलब इस तरह की ग्लू बन रही होगी मेरे पास। सो आप लोगों ने यही चीज याद रखनी है मेरा बेटा कि यहां पे भी डेरिवेशन के बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बिल्कुल सेम आएगा। एन की वैल्यू हमारे पास होगी मेरा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन बढ़िए। उसके बाद मेरा बेटा इन जनरल फॉर बोथ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और एयर कॉलम के लिए दोनों का रिलेशनशिप सेम होगा। उसके बाद मेरा बेटा यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर लिखे। जहां पे हम बात करेंगे क्लोज एट वन एंड पे, वहां पे हमारे पास जो सीरीज में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। मेरा बेटा क्लोज एट वन एंड में हमारे पास मेरे बेटे मेरी जान क्लोज एट वन एंड में हमारे पास क्या आएगा मेरे बच्चे, ये चीज याद रखिएगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ F1 आएगा V/2L, F1 यहां पे आएगा V/4L। तो क्लोज एंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Fn इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं NF1। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट याद रखिएगा n की जगह पे जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स 1 3 5 7 9 11 अप टू सो। उसके बाद मेरा बेटा एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड इन जनरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला Fn इज इक्वल टू, ये भी होता है मेरा बेटा NV/4L, और n की जगह पे 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। बस इससे रेलिवेंट इतना ही था। आगे मेरे बच्चे जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा डॉपलर इफेक्ट है। आप एक बस स्टेशन पे खड़े हुए किसी ऐसी उम्मीद में हो, ऐसी घड़ी में हो कि आपको कोई लिफ्ट शिफ्ट दे दे, तो आप देखते हो कि एक ट्रक, एक यूनिवर्सिटी की बस जिसको आप हसरत से देख रहे होते हो, चाहे वो केई की हो कि एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की हो, वो आपके पास से गुजरती है। जब आपके पास से गुजर थोड़ी देर के बाद जाके सर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 में लेंथ लैम्डा के इक्वल कैसे आया? मेरे बेटे हम लोगों ने जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर की थी वो L थी, और ये था मेरे पुत्र आपके पास, और यहाँ पे एक हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा था। एक वेव के अंदर दो हार्मोनिक्स होते हैं और एक वेव की जो लेंथ होती है वो लैम्डा होती है। तो सिर्फ एक, अगर दो हार्मोनिक्स होंगे तो एक हार्मोनिक की फिर जो लेंथ होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, λ/2 होगी। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 2L लिख दिया था। उसके बाद आप क्या सुनते हो मेरे भाई, आपको जब गाड़ी आपके करीब होती है तो आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवाज है, वो कुछ ज्यादा होती है। जैसे दूर जाती जाती है तो आपको एक साउंड सुनाई देता है जो थोड़ी देर के बाद कम हो जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज आता है, इसको मेरा बेटा, इस अपेरेंट चेंज को फ्रीक्वेंसी में, इस अपेरेंट चेंज को नाम दिया जाता है मेरा बेटा आपके पास। मेरा बेटे अब डेरिवेशन तो करने में नहीं बैठूंगा बच्चे, उसी तरह ही था आपके पास।
उस पूरी वेव का λ/4 बनता है। सो मेरे बेटा आपके पास इस अपेरेंट चेंज को हमने नाम दे दिया डॉपलर इफेक्ट का। तो यहां पे इसके 4 केसेस की बात करेंगे। एक चीज मेरा बेटा हम लोगों ने याद रखनी है कि जब आपके पास सोर्स ऑफ द साउंड रेस्ट पे होगा, सोर्स ऑफ द साउंड रेस्ट पे होगा, तो आपने मेरा बेटा याद रखना है जो वेवलेंथ है मतलब वो मेरे बच्चे हमेशा आपके पास सेम रहेगी। जो वेवलेंथ है वो हमेशा आपके पास मेरा बेटा सेम रहेगी। सोर्स ऑफ द साउंड जब तक रेस्ट में है आपके पास मेरा बेटा जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी। और सोर्स की जो वेलोसिटी है उसको मेरा बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या मेरा बेटा 0। तो फर्स्ट केस आपके पास क्या बनता है, फर्स्ट केस आपके पास ये बनता है व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स। जो ऑब्जर्वर है, सोर्स तो रेस्ट में है, सोर्स ऑफ द साउंड, लेकिन मतलब आप जिस तरह से एक ढोल बजाया जा रहा है आप उसकी तरफ जा रहे हो, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट ही आएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। फॉर्मूला जब हम डराइव करते हैं F1 मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और F हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी V प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है मेरा बेटा V। और यहां से ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि F1 का आंसर ग्रेटर देन आएगा Fa से, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और यहां पे ये चीज भी याद रखिएगा मेरा बेटा कि हमारे पास V प्लस म्यू नॉट का जो आंसर है, जाहिर सी बात है V में अगर म्यू नॉट ऐड करें वो हमेशा V से ग्रेटर आएगा, जिसकी वजह से आप यही बात कह सकते हो कि डिवीजन में आंसर छोटा होने की वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली हम फार्मूले के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो ज्यादा होगी। सो F इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड। यहां पे आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखने, F इंक्रीज कर रहे क्योंकि स्पीड आपके पास इंक्रीज कर रही है तो आप उसकी तरफ जा रहे हो, स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो मेरा बेटा आपके पास सेम रहेगी। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला आपके पास, वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। और ये मैंने शुरू में बता दिया था जब सोर्स रेस्ट में होगा वेवलेंथ आपकी सेम होगी, वेवलेंथ आपकी सेम होगी। उसके बाद भाईजान जब आपका सोर्स रेस्ट में है लेकिन आप अब सोर्स की तरफ नहीं बल्कि सोर्स से अवे जा रहे हो, सोर्स अगेन रेस्ट में है, वेवलेंथ तो सेम रहेगी लेकिन मेरा बेटा यू आर मूविंग मतलब ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। तो वेलोसिटी सोर्स ऑफ द साउंड, जब दूर जाओगे तो स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीज हो जाएगी। इस वैल्यू में जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे मेरा बेटा FB उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते थे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F है, वहां पे प्लस आ रहा है वहां पे माइनस आ जाएगा। तो आपके पास मेरा बेटा ये वाला जो आंसर आएगा वो इस F से भी कम आएगा। आप सिंपली ये कहोगे कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब आपके पास मेरा बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम आ रही, FB is less than F when source moving away, sorry, when observer moving away from the source. So F decreases due to decrease in speed. अब आपके पास क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीज कर रही है तो F भी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है तो जो लैम्डा है वो सेम रहेगा। ये दो फर्स्ट पॉइंट थे। उसके बाद मेरा बेटा थर्ड पॉइंट में अब ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जर्वर ने रेस्ट में रहना है और जो चीज आपके पास मेरा बेटा मूव करेगी वो आपका सोर्स ऑफ द साउंड होगा। अब मेरा बेटा वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ क्या करेगी मेरा बेटा डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं कि इसमें आपके पास क्या फर्क आता है। व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट,
अब ऑब्जर्वर रहते हैं सोर्स ऑफ द साउंड आपके पास आ रहा है मेरा बेटा, तो सिंपली ये देखो यार, पहले सोर्स ऑफ द साउंड वहां पे था, अब क्लोज आ गया है ये आपके पास, तो दरमियान में जो पोर्शन है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे उसके करीब जाता जाएगा तो मेरा बेटा वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी। दूर जाते जाएंगे आप, जो सोर्स है वो मूविंग टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो मेरा बेटा वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएगी। पास जाते जाओगे ऑब्जर्वर के तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। मेरा बेटा ये सोर्स ऑफ द साउंड एस है, ये ऑब्जर्वर एमएन है। अगर सोर्स ऑफ द साउंड ऑब्जर्वर अहमद के करीब जाता जाएगा तो दरमियान में देखिए मेरा बेटा वेव के लिए इतना सा पोर्शन है, दूर आएगा तो वेव के लिए ज्यादा पोर्शन है। इट मींस कि मैं जब सोर्स ऑफ द साउंड ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और मेरा बेटा अगेन मेरा बेटा मैं बता देता हूं कि जब आपके पास सोर्स ऑफ द साउंड किसी इंसान के करीब जाएगा तो दरमियान में कम रीजन की वजह से वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सोर्स ऑफ द साउंड की बात की जा रही है जिसमें से नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उन वेव्स की वेवलेंथ कम होती जाएगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होने की वजह से। और जैसे दूर जाएगा तो वेवलेंथ मेरा बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ एमन? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है जो फ्रीक्वेंसी है मेरा बेटा वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका रिलेशनशिप हमारे पास आता है एफ सी इज इक्वल टू एफ इंटू ऊपर वी आ रहा होता है और नीचे आ रहा होगा मेरा बेटा आपके पास वी माइनस यूएस, जिसकी वजह से माइनस की वजह से हमारे पास एफ सी ग्रेटर रहती है, अपीरेंटली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि वेवलेंथ क्या करेगी मेरा बेटा, डिक्रीज करेगी। क्योंकि वेवलेंथ क्या करेगी मेरा बेटा, डिक्रीज करेगी, और वेवलेंथ के डिक्रीज करने की वजह से यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या करी मेरा बेटा, इंक्रीज कर रही है। एफ इंक्रीजेस ड्यू टू लैम्डा डिक्रीजेस। उसके बाद भैया लास्ट केस में बिल्कुल उलट हो जाएगा। वो क्या कहेगा, केस नंबर 4, जब आपके पास ऑब्जर्वर रेस्ट पे है एंड सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स इज मूविंग अवे। जब सोर्स अवे मूव करेगा वेवलेंथ आपके पास इंक्रीज कर जाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी आपके पास मेरी जान डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एफ। अब यहां पे जहां पे माइनस है मेरा बेटा वहां पे प्लस आ रहा है वी ओवर, क्या बात है मेरा बेटा, यहां पे भी फिजिक्स के सर का नाम अहमद ही है, लेकिन तुसी फिजिक्स के सर नहीं, फिजिक्स वाले सर ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट ने, तुसी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਣਾ है। एफ डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। सो एफ सी लेस देन, एफ डी को नाम देते हैं मेरा बेटा, सी पहले दिया हुआ, एफ डी विल बी लेस देन एफ। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास। यस सर, सर नजर नहीं आ रहा, मैं मेरा पुत्र इधर लिख देता हूं, कोई मसला नहीं। फोर्थ केस बेटा, थर्ड केस का बिल्कुल उलट होगा। फोर्थ केस कि अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो हम लोगों ने फोर्थ केस में रेस्ट में ही रखा हुआ है, लेकिन जो सोर्स है वो अवे मूव कर रहे हैं। जब सोर्स अवे जाएगा किसी ऑब्जर्वर से तो दरमियान में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगी इट्स प्रीटी ऑब्वियस जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, एफ डी विल बी इक्वल टू एफ वी ओवर वी माइनस यूएस। वी माइनस की जगह पे अब प्लस आ जाएगा क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज है, तो जब प्लस होगा ये वाला फैक्टर वैसे ही कम आएगा। सो एफ डी लेस देन विल बी एफ मीन की अपैरेंटली फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ गया। बोर्ड एडजस्ट करते पता नहीं क्या कह रहे हैं स्क्रीन पे।